जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, ये हमारी एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पहली क्लास है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो है 6 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। 6 मार्च 2021 एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रस्तावित डेट है। तो हम मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम 6 मार्च से ही स्टार्ट होगा और अभी हमारे पास तैयारी करने के लिए 1 महीने का समय है। तो दोस्तों, इस 1 महीने के समय में एमपी जीके से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और ऑल इंडिया जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ पर दोस्तों टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। सबसे पहले 5-6 क्लासेज में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे जो कि 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो क्वेश्चन बने हैं एमपी जीके के और ऑल इंडिया जीके के, तो इन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इससे हमारे लिए एक अंदाज़ा हो जाएगा किस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आपके कांस्टेबल में पूछे जाते हैं और क्या क्या हमारे लिए पढ़ना है, किस टॉपिक से हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। और यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन के सीक्वेंस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर से कट किए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर 4 आ गया, फिर इसके बाद में 12 आ गया। तो इस प्रकार से ये चूँकि बीच बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन के अलावा यहाँ पर एमपी जीके और ऑल इंडिया जीके के क्वेश्चन भी होते हैं। तो इन जो जीके के क्वेश्चन है केवल जीके के क्वेश्चंस को वहाँ से निकाल लिया गया है और वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को छोड़ दिया गया था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चंस का सीक्वेंस आपको जो क्रम वाइज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा जो स्थित है यह कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विदिशा जो है यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और विदिशा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो यह विदिशा में स्थित है। इसके अलावा उदयगिरी की गुफाएं भी विदिशा में ही स्थित हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना है। इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है। ओरछा किस नदी के तट पर स्थित है। तो ओरछा भी दोस्तों बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। तो ये दोनों जो है विदिशा एवं ओरछा, ये दोनों बेतवा नदी के तट पर स्थित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा हुआ है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की। ठीक है, इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। ग्वालियर की स्थापना किसने की। तो ग्वालियर की स्थापना करने वाले जो राजा थे, राजा राणा सिंह, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी है सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य, या फिर ऑप्शन 4 है जो है सूरज सिंह। तो इतिहास के अनुसार जो है किसने ग्वालियर के किले की स्थापना की। तो ग्वालियर के किले की स्थापना की राजा सूरज सिंह ने। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा हुआ है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। तो ओरछा स्थित कहाँ पर है? यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यह वर्तमान में निवाड़ी जिले में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है, मध्य प्रदेश का नवीनतम नवगठित जिला है, यह निवाड़ी है। निवाड़ी, ठीक है। पहले जो ओरछा था यह टीकमगढ़ में पड़ता था, लेकिन यह 52वां जिला है निवाड़ी। इसकी जब स्थापना हुई तो ओरछा एक तहसील है और यह जो तहसील निवाड़ी जिले में इससे सम्मिलित कर दिया गया। तो अब वर्तमान में यह जो ओरछा है यह निवाड़ी जिले का भाग है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, करंट अफेयर में ये क्वेश्चन बन सकता है। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो ये मंदिर का जो निर्माण कराया था, ये निर्माण कराया था बुंदेला राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी है। ये आपको बताना है कि विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में जो सबसे ऊंची यहाँ पर चोटी हो जाती है गुडविल चोटी, गुडविल पीक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की बात हो रही है। यदि दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की चोटी है, ठीक है। 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है सतपुड़ा की चोटी को। और यहाँ पर महादेव, यहाँ पर जो है महादेव श्रेणियों में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। यदि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए सतपुड़ा की, और विंध्याचल की जो सबसे ऊंची चोटी है यह गुडविल पीक है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा हुआ है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे या फिर मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों
यहाँ पर 15 जुलाई आपको याद रखना है, 15 जुलाई 2010, ठीक है। 15 जुलाई 2010 को भारत का जो रुपये का ये साइन है, रुपये का जो ये सिंबल है, इसे भारत सरकार द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। इस रुपये के साइन को जो है अपनाया गया था 15 जुलाई 2010 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और यदि पूछा जाए कि रुपये का जो सिंबल है, ये रुपये का जो साइन है, इसके डिजाइनर कौन है, तो रुपये के जो साइन के डिजाइनर है उदय कुमार धर्मलिंगम, ठीक है, उदय कुमार है। तो ये भी आपको याद रखना है यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको छोटी छोटी सी जो जनरल नॉलेज के प्रश्न है ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह स्थित है दोस्तों बेंगलुरु में, ऑप्शन है हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसरो का जो मुख्यालय है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसका भी जो है स्थित है हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु में। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवं इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु में स्थित है, ये दोनों आपको याद रखने हैं। बात की जाए दोस्तों इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इन सभी क्वेश्चंस के जो आने वाली वीडियो हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आने वाली वीडियोज में कवर किया जाएगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से, आपको सभी सब्जेक्ट से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस का जो लेवल चल रहा है, तो वर्तमान में एक चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी चैप्टर्स को हम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। फिलहाल अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 1935। कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विमुद्रीकरण, जब यहाँ पर विमुद्रीकरण हुआ, जब 1000 के और 500 के नोट बंद कर दिए गए 2016 में, तो यहाँ पर जो है उस समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस समय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वह उर्जित पटेल थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को याद करके रखना है। इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करते हैं तो सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को याद रखना है यदि आप एग्जाम में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं। राष्ट्रीय प्रतीक पर, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो हमारा जो अशोक स्तंभ की सह आकृति है, ठीक है, यह राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा। और इसमें कौन से शब्द अंकित हैं, तो इसमें जो शब्द अंकित हैं, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सत्यमेव जयते, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते इसका अर्थ क्या होता है, सत्य की हमेशा ही विजय होती है। यह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित होता है सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है कि स्वशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री खालिस्तान के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है। स्वशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनका जो जन्मदिन होता है कब होता है, तो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है और इसी दिन मनाया जाता है स्वशासन दिवस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य खालिस्तान में स्थित है। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य मतलब किस राज्य में स्थित है, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीके में क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, अतः आपको सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि स्टेट लेवल एग्जाम है तो स्टेट के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे ही, साथ ही साथ स्टेट के जो बाहर के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे यहाँ पर। ये हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपके बनते हैं, ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर में उन सभी को सबसे पहले हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह खालिस्तान राष्ट्रीय पार्क है। 1983 में किस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा पेंच नेशनल पार्क जो है यह इसे 1983 में राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व से घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क हैं। 11 में से जो 6 नेशनल पार्क हैं यह प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से हैं, इस पर हम जब नेशनल पार्क और यहाँ पर अभ्यारण्य के बारे में जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अगला है, लिखा हुआ है किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? ठीक है, यहाँ पर लड़ा और नहीं लड़ा, नहीं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं यहीं पर गलती करके आते हैं। नहीं पे वो अक्सर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सभी लोग और नहीं को पढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है, तो किस वर्ष युद्ध नहीं लड़ा? तो 1950, 1965, 1947 और 1971। तो भारत ने और पाकिस्तान ने युद्ध नहीं लड़ा, 1950 को युद्ध नहीं लड़ा। इसके अलावा 1965 की लड़ाई तो हम सभी को याद ही है और 1971 की लड़ाई को कोई भूल ही नहीं सकता क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से हो चुके थे, पूर्वी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है वर्तमान का, और ये भारत की वजह से हुआ था। ठीक है, तो 1971 को तो हम ना ही हम कभी भूल सकते हो ना ही इसे पाकिस्तान भूल सकता है। 1947 को भी युद्ध हुआ था जो कि एक जिसे हम गृह युद्ध कह सकते हैं क्योंकि उस समय दोनों देशों का विभाजन हो रहा था तो युद्ध की स्थिति थी। तो 1947 में भी युद्ध हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा हुआ है किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? किस अधिनियम के द्वारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा राज्यों को भाषाई आधार पर डिवाइड किया गया, फिर भाषाई आधार पर उन्हें राज्य बनाया गया। ठीक है, तो यह जो अधिनियम था यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाए कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में राज्य बना था और यह भाषाई आधार पर बनने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर और लिखा हुआ है कि 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? 2016-17 में यह व्यापम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो व्यापम की यह फेवरेट क्वेश्चन है और जितनी भी चाहे आपकी रणजी ट्रॉफी हो, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, व्यापम के एग्जाम में, पीवी के एग्जाम में। ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती 2016-17 में? यह उस समय का चूंकि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह 2017 का है तो उस समय का यह करंट अफेयर था और यह जो ट्रॉफी जीती थी यह तमिलनाडु ने जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया? 1873 में किस संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? तो सत्यशोधक समाज की संस्थापक थे यहाँ पर ज्योतिराव फुले। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, जो भी इसका आंसर सही और अच्छे तरीके से देगा उसके नाम को नेक्स्ट वीडियो में शामिल किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किसने सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम बार विकसित किया? निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को प्रथम बार भारत में विकसित किया गया? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? तो यह भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जहां पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन अवश्य ही वहां पर पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परम 8000। परम 8000 जो है यह भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो कि भारत में निर्मित हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित जिले में कौन सा अफीम उत्पादक के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अफीम उत्पादक के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का जो जिला है मंदसौर। ठीक है, मंदसौर में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन होता है। मंदसौर में
यह जो जिला है यह अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है? गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो जो पुर्तगाल है, जो पुर्तगाली है, यह भारत में सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। ठीक है, और यह भारत को छोड़कर भी सबसे अंत में गए थे। यह गोवा पर सबसे लास्ट तक शासन करते रहे। सन 1961 में भारत सरकार द्वारा एक सैन्य ऑपरेशन करके इन्हें यहाँ से निकाला गया था, भगाया गया, यहाँ से जो है पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला गया था। ठीक है, सन 1900, ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अगला, लिखा हुआ है प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? प्राचीन शहर में इनमें से कौन सा प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? और वर्तमान में भी यह प्रयाग के नाम से ही प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है। तो यह तो सभी को पता होगा, इलाहाबाद जो है यह प्राचीन समय में प्रयाग के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में भी यह प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है। इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बाणसागर बांध इनमें से किसके ऊपर, बाणसागर जो बांध का नाम है किसके ऊपर रखा गया? तो यह चंबल नदी पर स्थित है बाणसागर, इंदिरा सागर। तो यह जो है यह रखा गया था बाणभट्ट के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रथम पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह जो थे मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायाधीश से न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो हिदायतुल्लाह हैं यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, लिखा हुआ है 1971 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो 1971 के आर्थिक सुधारों के दौरान जो वित्त मंत्री थे यह मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। जो मनमोहन सिंह है यह 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और यह भारत के प्रधानमंत्री होने के अलावा 1991 में यह भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो यह मनमोहन सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राजतरंगिणी के जो लेखक हैं यह हैं कौन? कल्हड़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। अगला है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा राज्यसभा जो संसद होती है इसके 2 सदन होते हैं। एक तो होता है उच्च सदन जो राज्यसभा होता है और जो निम्न सदन होता है वो लोकसभा होता है आपका। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है, फोर्ट विलियम कोलकाता में खालिस्तान नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम जो है यह किला है यह किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर सिविल अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सिविल अवज्ञा आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो महात्मा गांधी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी मार्च हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। तो ये सभी आपको पता होने चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन सभी पर सेपरेट वीडियो में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास या फिर गुरु तेज बहादुर सिंह। तो सिखों के टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। ठीक है, 10 गुरु में से यहाँ पर जो पहले गुरु हैं वो है गुरु नानक हैं और जो 10वें गुरु हैं यह गुरु गोविंद सिंह हैं। इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा गुरु तेज बहादुर सिंह क्यों इंपॉर्टेंट है? गुरु तेज बहादुर सिंह जो है यह सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है, कौन? गुरु तेज बहादुर सिंह। तो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, गुरु तेज बहादुर सिंह सिखों के 9वें गुरु थे। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सन 1675 ईस्वी में जब औरंगजेब द्वारा इनसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया तो इन्होंने धर्म परिवर्तन ना करके मृत्यु का इन्होंने अपना रास्ता चुना था। ठीक है, और औरंगजेब के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, इनका सिर कलम कर दिया गया था सन 1675 में। इसलिए यह इंपॉर्टेंट बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला लिखा हुआ है, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री बने? उमा भारती के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो यहाँ पर बाबूलाल गौर जो है उमा भारती के बाद में मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, और सबसे अंत में आजाद होने वाला राज्य भी यही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और एक यहाँ पर है राज्यसभा सीट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का, इस जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आपको करना है। वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। तो इसमें कुछ सुधार की जरूरत है या आपके हिसाब से कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए? ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है जहां पर आप बता सकते हैं। इसके बाद में आपसे मुलाकात होगी कल इसी समय। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।